गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम एक छोटी सी क्लास चक्रवृद्धि ब्याज की जो अंतिम क्लास है उसको लेकर के हाजिर हूँ मैं। और चक्रवृद्धि ब्याज में किस्तों पर आधारित 4 से 5 प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के ही प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज में भी हमने पिछले वाले जो चैप्टर था हमारा, उस चैप्टर में हमने आपको किस्तों वाला सवाल नहीं बताया था। मैंने कहा था कि किस्तों वाले सवाल पर आधारित हम एक छोटा सा वीडियो लास्ट में बनाएंगे, और वही वीडियो है यहाँ पर। और देखिए, इसमें हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी अगर नया है तो भी उसे समझ में आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि सिर्फ किस्तों वाला सवाल ही यहाँ पर बताना है। पिछली पूरी क्लास अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जो प्लेलिस्ट का या डायरेक्ट वीडियोस का जो लिंक दिया है, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए गए हैं। आने वाले जो एग्ज़ाम है, बहुत ही रिसेंटली जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, उस वजह से सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के छोटे छोटे ही वीडियो, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे या एक एक चैप्टर के 6-6, 7-7 वीडियो नहीं बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट जितना भी कंटेंट हो सकता है वो सारा का सारा कम से कम वीडियोज़ में आपको दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर चैनल पर आप में से कोई भी नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, खैर यहाँ पर हमारा एक 26 नंबर, क्योंकि इस क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज में हम 25 क्वेश्चंस पिछले 2 वीडियोस में कर चुके हैं, तो बाकी के जो 2-4 प्रश्न हैं यहाँ पर उनको देख लेते हैं। और एक मेन बात ये कि यहाँ पर मैं आपको सबसे अच्छा, एक बिल्कुल यूनिक मेथड, क्योंकि इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और मेथड होगा, तो बहुत ही बेहतर सा एक मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ साधारण ब्याज का, और इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ेंगे इसी छोटे से वीडियो के अंतर्गत। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है, और ये जो किस्त आखिर जो पूछता है, ये किस्त आखिर होती कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बात करूँगा। 1840 रुपये की राशि है, 1840 रुपये की राशि है, और 10% साधारण ब्याज की दर से 4 वार्षिक किस्तों में, 4 वार्षिक किस्तों में भी क्या, ये 4 बराबर वार्षिक किस्तें हुआ करती हैं। 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। इतना तो जनरली सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई बाइक, गाड़ी, कोई भी चीज़ जब हम फाइनेंस कराते हैं या कहीं लोन लेते हैं, तो उसकी जो किस्त होती है वो किस्त हमेशा सेम होती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि किस्त वो घट रही है या बढ़ रही है, ऐसी पोजीशन नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर जो जनरली हम किस्त जमा करते हैं वो किस्त नहीं होती, वो तो विद ब्याज, उसको एक मेथड होता है करने का कि 2 साल में अगर ये ब्याज चुकता करना है तो इस पे क्या प्रीमियम होनी चाहिए, और इस प्रीमियम पे हम जितना भी विद ब्याज जो बनाते हैं उसको बराबर 24 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते हैं, फिर निकल करके आ जाता है कि हर महीने कितना देना है। फिलहाल जो सवाल पूछा जाता है वो किस्त अलग ही होती है, क्योंकि यहाँ पर 1840, ऐसा लगता है कि अगर 1840 रुपया किसी व्यक्ति ने लिया है तो हर किस्त में 1840 से ज़्यादा उसे पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो पे करने वाली जो किस्तें होती हैं वो इन्हीं में से आएंगी, और वो आंसर जो होता है इससे काफ़ी छोटा, यानी कि चौथाई से भी काफ़ी छोटा होता है। खैर, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर के हम सीधा सीधा प्रश्न के उस पैटर्न पर आते हैं जो पैटर्न पूछा जाता है। तो 1840 रुपये है, और इसको 10% साधारण ब्याज दर से 4 बराबर किस्तों में चुकाना है। और एक सिंपल सा मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, जरा उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हम ये मान लेते हैं कि जो वार्षिक किस्त है वो 100 है। 100 है, मतलब उस किस्त को हमने 100% मान लिया है, ठीक है। उस किस्त को हमने क्या माना है, 100%। अब देखिए, होता क्या है कि जब भी हम कोई भी फाइनेंस कराते हैं, कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं, तो एक प्रीमियम जो होता है वो हमेशा एडवांस प्रीमियम जाता है। और जब एडवांस प्रीमियम जाएगा तो उस पर कोई ब्याज देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में देते हैं तो एडवांस हम नहीं देंगे, क्योंकि जब हम आज ही एडवांस दे रहे हैं, सपोज कीजिए आज हमने फाइनेंस कराया और आज हमने पहली प्रीमियम वहां जमा कर दी, तो उस प्रीमियम पर कभी भी ब्याज नहीं देना पड़ता, क्योंकि आज से ही खाता चालू हुआ, आज से ही हमने लोन लिया, और आज पहली किस्त हमने पहले ही दिन एडवांस किस्त वहां पर जमा कर दी, तो उस किस्त पर हमेशा से कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता है। तो मान लीजिए कि एक प्रीमियम हमारी 100% जितनी भी थी वो चली गई। इसके बाद जब अगली वाली किस्त आएगी तो 10% लगा करके कितना देना पड़ेगा, 110% देना पड़ेगा, और इससे अगली वाली में 120 देना पड़ेगा, क्योंकि हर साल का 10-10 रुपया ब्याज जुड़ता जाएगा, क्योंकि हमने किस्त को क्या माना है, 100 रुपया माना है। अगर 100 रुपया माना है तो 10-10 रुपया बढ़ता जाएगा, और लास्ट वाली जो चौथी किस्त रहेगी वो कितनी रहेगी, 130। अगर इसने 3 किस्तों में डिवाइड किया होता तो हम सिर्फ इतना रखते, अगर वो 5 किस्तें कहता तो यहां पर 140 रुपया और अगला ऐड कर लेते। अब देखिए, ये टोटल कितना प्रतिशत हुआ, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 460%।
100%, 110%, 120%, 130%। तो ये 460% हम टोटल अदा करेंगे, और ये टोटल हम किसके बराबर अदा कर देंगे? 1840 के बराबर। इसका मतलब 460% बराबर 1840 हो गया। तो 100% बराबर अगर हम निकाल दें तो फिर हमारा आंसर यहां से आ जाएगा 1840 460 इंटू 100। ऐसे निकालते हैं ना, 460% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? तो देखिए 46 से जब इसे काटेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 400 हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा मेथड था। इसके बाद एक सवाल और भी बताएंगे, लेकिन इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हमें करना क्या होता है, 100 रुपया हर एक में मानना है। 100 रुपया माना, उसके बाद क्या करना है, जितना ब्याज, जितना प्रतिशत दे रखा है, 100 इसीलिए माना जाता है, 10 रुपया यहां ऐड करिए, फिर 10 करिए, फिर 10 करिए, और ये आपको लगाना कहां है, साधारण ब्याज में। इतना ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि चक्रवृद्धि ब्याज में लगा दो। चलिए इसको हटा देते हैं, 100 लिखा रहने दें, क्योंकि अगला सवाल भी साधारण ब्याज का है, और वहां पर भी तो हमें 100 की आवश्यकता रहेगी। देखिए 27वां सवाल है, 4 वर्ष में यहां पर भी अदा करना है 5% साधारण ब्याज दर से 6450 रुपए का भुगतान हमें टोटल करना है। तो इसके लिए वार्षिक भुगतान यानी कि वार्षिक किस्त कितनी रहेगी ये बताना है। 5% है तो अगली किस्त में 105 जाएगा, उससे अगली में 110 जाएगा, और फिर 115 जाएगा। 400 तो जनरली हो ही गया, 5, 10, 15, 15, 30 यानी कि 430%। टोटल कितना प्रतिशत हुआ? ये ऐसा मेथड है, इसमें ना 1 मिनट में आप चाहो तो 6 से 7 सवाल भी हो जाएंगे। 6 से 7 सवाल बहुत ही कॉमन सा है। 430% बराबर हम क्या लगाएंगे, 6450। तो 100% निकालना है, बाकी कुछ नहीं। 6450 बटे में आएगा 430, गुणा में 100 आएगा। 1 जीरो से 0 हटाइए, और 43 से इसको काटिए, 15, ठीक है। 15 चौका 60, और 4 एकम 4, हाँ ठीक है, 15 ही आ जाएगा बिल्कुल। 15 और 100 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर 1500, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये सबसे आसान मेथड था, जो साधारण ब्याज के लिए किस्तों वाला सबसे आसान। इसको हटा करके अब इसके बाद हम अगला मेथड देखते हैं। अगला प्रश्न किस तरह का है? सबसे पहले तो अगला जो प्रश्न है यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का दे दिया गया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो इसका डिटेल मेथड भी है, वैसे मुझे उम्मीद है डिटेल मेथड की आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली। डिटेल मेथड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो, वो चीज भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पिछला प्रश्न तो ऐसा था, वो मेथड ऐसा था जिसमें गलती का कोई चांस होगा ही नहीं, लेकिन ये जो मेथड मैं बता रहा हूं, यहां पर अगर एग्जामिनर, यहां पर अगर पेपर सेट करने वाला व्यक्ति चाहे कि मैं गलत कराऊंगा, तो वो एक यहां पर चाल चल सकता है, और उस चाल में आप ना फंसे उसके लिए मैं एक दूसरी चाल जो आपको बताऊंगा उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए मेन चीज हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम पूरे सवाल को चक्रवृद्धि ब्याज में ना पढ़ें, हम सिर्फ ये देखें कितना प्रतिशत कह रहा है, 10%। तो यहां पर लिखें 10% और बटे में लिख दें 100। 10% का यही तो मतलब होता है, 10 बटे 100। तो ये कितना हो गया, 1/10। मतलब 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज देना है, यानी कि आपको किस्त कितनी डालनी है हर साल, 11 रुपया। मैं ब्याज के देनी होती है ना, तो 10 रुपया आपने लिया, 1 रुपया ब्याज देना है, 11 रुपया देना है। इसका मतलब आपका जो भी आंसर होगा वो 11 से कटने वाला होना चाहिए, ठीक है। पहली बात कि वो आंसर 11 से कटने वाला होना चाहिए। अब 11 से कटने का नियम क्या होता है, उस तरीके से हम पहले 11 से काट लेते हैं इसको। 2 9 और 9 4 13, पहला ही आंसर हो गया 11 से कटने वाला। फिर भी एक आंसर और चेक कर लेते, बाई चांस कोई और निकल आए। 2 1 3 9 2 11 नहीं कटेगा, 2 हो गया, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। एक ही आंसर है जो 11 से कट रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, चलिए एक काम करते हैं, 11 से इसको काटते हैं। 11 से जब हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22, और यहां से बचा 7, 70 हो गया। 11 छंग 66 और 11 चौक 44। अब देखिए अभी हमने इसको 11 से काट दिया। हो सकता है एक आंसर यहां पर और लिखा होता, सपोज कीजिए यहां पर एक आंसर और लिखा हुआ था 1331, और ये 11 से कट जाएगा, ठीक है ना। ये 11 से कट जाएगा, या इसको मत लीजिए क्योंकि वो नियम ही फेल हो जाएगा अदरवाइज। फिर कोई और एक संख्या हम ऐसी ले लेते हैं 2915,
ठीक है, एक संख्या हमने 2904 ली और एक संख्या 2915। हालांकि सवाल देखिए आया हुआ है एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग में आया हुआ है। इसमें जो प्रश्न यहां पर जो भी विकल्प रखे हुए हैं वो वही है जो पेपर सेट करने वाले ने रखे थे। लेकिन मैं कहता हूं अगर बाई चांस ऐसा हो जाए तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, चारों के चारों विकल्प आपको काट के देखने पड़ेंगे। एक विकल्प आपको अगर पहला ही मिल जाए तो अगर वही आपने लगा दिया तो 50% चांस रहेंगे कि आपका सवाल गलत हो सकता है, आपका आंसर गलत हो सकता है। बाई चांस दो आंसर अगर दे रखे हैं 11 से कटने वाले, फिर क्या करेंगे? अगर 11 से कटने वाले 2 आंसर दिए हैं तो आपको क्या करना है, एक बार आपने इसे 11 से काटा और एक बार इसे भी 11 से काटे। 11 दूनी 22, तो यहां कितना बचेगा? 7, 71 हो गया, 11 छंग 66, 11 पंजे 55। ठीक है, अब देखिए मतलब मैंने आपको क्या बताया, शुरुआत से फिर चलते हैं एक बार। 10% बटे में 100 लिखा, प्रतिशत है इसलिए, यानी कि 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज, 10 पे 1 का ब्याज, यानी किस्त देनी पड़ेगी 11 रुपया। तो 11 से कटने वाली किस्त देनी पड़ेगी। अब 11 से कटने वाले हमने यहां पर 2 आंसर हमें मिल गए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी अभी हमने काटा था उसे फिर 11 से काटो। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, इसे काटो, 11 दूनी 22 नहीं कटेगा, तो जो आंसर फिर से 11 से कट जाए समझ लो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार 11 से काटो, अगर दो मिल जाते हैं तो जो भी आपने काटा था, जो कटने के बाद भागफल आया था, एक बार फिर से 11 से उसे ही काट दो। ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा नहीं घुमा सकता, बल्कि वो घुमाएगा भी नहीं, इतना सिंपल सा मेथड देगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम आसान सा है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई दूसरा मेथड हमें सीखना चाहिए। अगला सवाल है, एक भवन निर्माता 2550 रुपए उधार लेता है, वही चक्रवृद्धि ब्याज से 2 बार से किस्तों में 4% से उसको पे करना है। ये सारी चीजें हो गई, हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ये देखना है चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, किस्तों वाला सवाल है, तो 4% हो गया। 4%, 4 से इसे काटेंगे 25 आएगा, यानी 1/25 हो गया। 1/25 का मतलब क्या हो गया कि 25 रुपए की किस्त पे 1 रुपए का ब्याज, यानी कि किस्त आपकी जो होगी वो किससे कटने वाली होगी, 26 से कटने वाली है। अब देखिए 26 से कटने वाली किस्त, कई लोगों को ऐसा होगा, ये भी देखिए एसएससी सीजीएल 2000 में, 2005 में, 2008 में लगातार 3 बार इस तरह से आया हुआ सवाल है। सेम सवाल रिपीट हुआ है, एक ही डिपार्टमेंट में एक ही लेवल पे बार बार रिपीट हुआ है सवाल। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि 26 से कटने वाला आपका आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, सबसे पहला जो चैप्टर होता है उस चैप्टर में मैंने आपको डिविजिबल का रूल बताया था, विभाज्यता का रूल बताया था, और उस समय आपको क्या बताया था कि अगर कोई संख्या 26 है उसको किस तरह से काटेंगे, तो हम 13 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं इसको। यानी जो भी संख्या होगी, अगर हमें 26 का पहाड़ा नहीं आता है, हमें नहीं पता है कैसे काटा जाएगा, तो बहुत सिंपल सा मेथड होता है कि हम क्या करें, यहां पर 26 को 13 गुणा 2 लिख लें, फिर हम देख लें कि जो संख्या 13 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए वही संख्या 26 से कटेगी। तो 2 से कटने वाला तो केवल और केवल एक आंसर है, और आया हुआ सवाल है, सेम ऑप्शंस रिपीट हुए हैं, वही मैंने यहां पर रखे हुए हैं। 2 से कटने वाला इकलौता आंसर है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस 2 निकल आते तो हम क्या करते, 26 से इसको काटते, जो भी भागफल आता उसे हम फिर से 26 से काट देते। ठीक है, फिर हमारा आंसर कंफर्म हो जाता। हालांकि यहां पर सिंगल आंसर है, तो यही आंसर हमारा यहां पर बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए और आगे बढ़े, शायद ये आखिरी सवाल है हमारा। यहां पर भी देखिए संयोजित ब्याज की बात हो रही है। संयोजित, वार्षिक संयोजित का मतलब ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहां पर क्या है, 12.5%, बटे में तो 100 रहेगा ही, 12.5 से काटेंगे 8 हो जाएगा, यानी कि 8 रुपए पे 1 रुपया, कहने का मतलब 9 रुपया। अब देखिए 9 से काट के देखना है, तो 9 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। सॉरी, ये नहीं कट रहा है, 4 5 9, सॉरी ये भी नहीं कट रहा, 2 कट रहे हैं, 2 आंसर कट रहे हैं, केवल 2 आंसर यहां पर कट रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 ने 81, फिर क्या करेंगे, 9 से फिर काट देंगे, कट जाएगा, 2 बार कट गया तो आंसर पहला ही वाला हो जाएगा। जबकि दूसरे वाले को अगर हम काट के देखें, 40 50 को पहले 9 से काटेंगे, 9 से हमने काटा तो 9 चौक 36, 4 बचा, 9 पंजे,
फिर से कट रहा है। फिर से अगर 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45, नहीं ये दोनों ही कट रहे हैं। 4050, 9 चौक 36, 4 बचेगा, 45 हो गया, 9 पंजे 45 और 0। हाँ ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखिए यहां पर होता क्या है, जैसे ये जो है ना 9 और 9 से डबल काटने का क्या मतलब होता है। वैसे तो जनरली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 9 और 9 अगर इन दोनों संख्याओं से हम इसे काट रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि पहले हम 9 से काट के देखेंगे और अगर कट जाते हैं दो आंसर तो इसके स्क्वायर 81 से काटेंगे। अब स्क्वायर 81 से काटना, कई बार 10 से, मान लीजिए 15 से काटना, फिर 225 से काटना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए यहां पर ऐसी संख्या दी गई। लेकिन मैं खुद यहां पर मुझे लगा कि जो मेथड मैं आपको पिछले 2-3 सवालों से बता रहा हूं वही मेथड यहां पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, मैंने आपसे बोला था कि सवाल पढ़ना ही नहीं है, लेकिन सवाल पढ़ने की जरूरत पड़ गई। 6800 रुपया दिया है तो क्या वार्षिक किस्त 8100 हो सकती है? क्या वार्षिक किस्त उस धन से भी ज्यादा हो सकती है जो हमें चुकाना है? नहीं हो सकती। तो आंसर ये रहेगा। मतलब यहां पर पूरी तरह से पेपर सेट करने वाले ने अपने दिमाग का प्रयोग कर लिया और पता नहीं कितने लोग गलत करके आते। पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम लोगों को भी यहां पर, अभी मुझे भी ऐसा लग रहा था शायद पहला ही आंसर होगा, मैंने 2-3 बार राइट का निशानी मार दिया यहां पर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब पेपर सेट करने वाला अगर चाहे तो गलती कराने के कुछ चांस बना लेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर यही रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही संख्याएं वो हैं जो एक बार 9 से कट रही है और फिर से 9 से कट रही है। अगर 2-2 बार कट रही हैं तो फिर ऐसी कौन सी दिक्कत है। तो फिर देखिए उन्होंने एक नया यहाँ पर यूज कर लिया एक तरीका कि एक ऐसा आंसर दे दिया जो इससे भी बड़ा है, जबकि हम जानते हैं जितना लोन लिया हुआ है, जितना अदा करना है, क्या एक किस्त भी उससे ज्यादा हो सकती है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अकेली एक किस्त उससे ज्यादा कैसे हो जाएगी? जितना अदा करना है, टोटल अदा करना है 6800 रुपया और एक किस्त 8100 की, दूसरी फिर से एक 8100 की, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हमारा आंसर यहां पर सेकंड वाला रहेगा। और देखते हैं, शायद आखिरी सवाल है हमारा ये, ठीक है, ये आखिरी सवाल था, इसके बाद कोई भी प्रश्न नहीं है। और ये सिर्फ 5 प्रश्न थे जिनमें हमने 2 साधारण ब्याज के पढ़े थे और 3 चक्रवृद्धि ब्याज के। लेकिन ये किस्तों का सबसे बेस्ट मेथड था मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर बता दीजिए।